चलिए, ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस खूबसूरत तस्वीर के साथ, जहां पर नरेंद्र मोदी गाय के एक छोटे से बछड़े के साथ उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर आप देखिए, भाव विभोर करने वाली ये तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर एक नया मेहमान आया है। ये गेस्ट कोई इंसान नहीं बल्कि मासूम सा बछड़ा है। आज पीएम ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। पीएम मोदी की ओर से शेयर किए गए 42 सेकंड के वीडियोस में उनके सरकारी आवास पर पहुंचा नया मेहमान अटखेलियां करते हुए नजर आया, जिसे पीएम भी लाड प्यार करते और गोद में लेकर पुचकारते दिखे। वीडियो क्लिप के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसलिए मैंने इसका नाम दिव्य ज्योति रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। हर खबर पर पोल तो हम आपको दिखाते ही हैं, आपकी राय हर खबर पर हम लेना जरूरी समझते हैं। एकमात्र ऐसा शो जहां पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज के मुद्दे भी मैं आपको बताऊंगा। आज हमने फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कौन से मुद्दे हमने आपके लिए लिए हैं। 5 से 6 बड़े मुद्दे आपके लिए हर बार हम लेकर आते हैं। चलिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर मुद्दे भी मैं आपको बता देता हूं। लीजिए, ज्ञानवापी ही विश्वनाथ है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दोबारा इस बात को दोहराया गया। दोहराते हुए उनके द्वारा इसको कहा गया कि भाई मुस्लिम समाज का भी दायित्व है कि भाई अब जो औरंगजेब की तरफ से जो गलतियां हुई थी, उस गलती को बदला जाए। क्या कुछ कहा है, विस्तार से जानिएगा, आगे बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, किसके द्वारा कहा गया, क्या बांग्लादेश में कहा गया है, और बांग्लादेश में अगर कहा गया है तो क्या हिंदुओं को कहा गया है, और हिंदुओं को अगर ये कहा गया है तो सोचिए वहां पर हो क्या क्या रहा होगा। इसके बारे में भी बताएंगे जनमत में। बहुत कुछ है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुर्गा पूजा पर रोक क्यों, कहां पर, भारत के अंदर किस राज्य में, कैसे और कहां पर क्यों हुआ है, ये जानना है तो जनमत में बने रहिए। आराम आराम से आपको विस्तार से समझाएंगे कैसे लोग भगवान के विरोधी बन चुके हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। ये बात तो हुई कभी थूक कभी मूत्र। जी हां, अब सोचना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि किसके पास जाना है और कहां पर खाना है। कोई थूकता है, ये भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बुरी बात है, वो भी बर्दाश्त नहीं करना है। लेकिन कोई पेशाब भी कर सकता है, मूत्र भी डाल सकता है आपके खाने छोड़िए आपके जूस में। कितने एमएल उसमें जूस की जगह मूत्र होगा, इसका अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। किस दुकान में जा रहे हैं इसका भी खुलासा करेंगे, विस्तार से समझाएंगे कहां पर पेशाब मिलाने की बात सामने आई है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 आतंकी ढेर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इनका टिकट कट चुका है, जहन्नुम पहुंच चुके हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो उनका कभी होता नहीं है, लेकिन ये सीधा पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। टिकट काटने के लिए इंडियन आर्मी की सुविधा हमेशा से ही उपलब्ध है। तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे तो उसी की तस्वीरें भी दिखाएंगे और बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी भी चुनावी रैली को संबोधित करने डोडा पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला गया है उनके द्वारा। पीएम मोदी ने यहां धारा 370 हटने के बाद विकास के बारे में जानकारी दी, साथ ही आतंकवाद से परिवारवाद तक हमला किया है, सब पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदान और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। एक तरफ 3 खानदान हैं और दूसरी तरफ सपने लेकर निकल पड़े जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। तो तीनों पार्टियों को आड़े हाथ लिया है। एनसी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर पीडीपी की बात हो, इन 3 खानदानों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं।
आगे पीएम ने कहा कि इन तीनों खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया, जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया है, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसा दिया है इन लोगों ने। साथ ही इन तीनों खानदानों ने यहां अलगाववाद यानी अलगाववादियों और आतंकवाद के लिए जमीन तैयार की और इसका फायदा देश के दुश्मनों ने उठाया। तो जम्मू कश्मीर डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे हैं और सोचिए अब ये चुनाव प्रचार के दौरान ये पहला उनका विजिट माना जाएगा जहां पर चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और उनकी तरफ से हमला बोल दिया गया है। 3 परिवारों का जिक्र कर दिया गया है, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, और 370 का मामला भी दोबारा से उठता हुआ अब जम्मू कश्मीर के चुनावों की शुरुआत असल मायने में हो चुकी है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। डोडा में उन्होंने चुनावी उद्घोष कर दिया है। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। तो देखा, 3 खानदानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ हुआ है, क्या खास हुआ है, आतंकवादियों का कैसे सफाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान के लिए डोडा भी पहुंचे थे। पीएम मोदी की रैली और चुनाव की तैयारी के बीच आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। बारामूला में 3 आतंकी मारे गए। बता दें कि किश्तवाड़ में कल 2 वीर सपूत बलिदानी हुए थे, जिसके बाद सेना और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। 13 सितंबर को देर रात करीब 11 बजे बारामूला के चकटापर इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। हमने आपको सुबह वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब आतंकी तड़प रहे थे ड्रोन वीडियो के माध्यम से। देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। बीते दिनों ही सेना को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी होने के जो खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हो गया। तस्वीरें आपको सारी दिखा रहे हैं जहां पर कैसे ऑपरेशन, ये देखिए गाड़ियों के माध्यम से बख्तरबंद गाड़ियां जो है वहां पर पहुंच रही हैं, ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी तड़पते हुए एक, ये देखिए ये वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको आप देखेंगे ध्यान से तो आप समझेंगे कैसे ये जो आतंकी है इसको गोली लगी है और ये ड्रोन के माध्यम से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी तस्वीर निकाली है। और ये संदेश है आतंकवादियों को जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे हैं कि भाई देखो ये हश्र होता है तुम्हारा, ये हालत होती है, हमारे फौजी भाई ये बंदूक लेकर तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हें जहन्नुम पहुंचाते हैं। और वहां पे कोई 72 हुरों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और आपको जो पैसों का वादा आतंकवादियों किया जाता होगा, क्या भरोसा है वो मिलता है नहीं मिलता है। इस खतरनाक फौज से आप आने वाले 1000, 2000 या लाख साल तक नहीं लड़ सकते हैं। मूवमेंट की इतला मिली थी तो उसी सिलसिले में इस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और इस इलाके का हिसार किया गया। हिसार के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ रहे थे तो उनके अंदर से शदीद तौर पे गोलीबारी हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन जो है यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हुआ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का हिसार करा हुआ और ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर भी देखिए, यहां पर हम कोशिश करेंगे आपको सुनाने की। और ये बात, यहां पर गोलियां लगातार ताबड़तोड़ चल रही थी और ये वीडियोस भी आपके लिए हम एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं जहां पर खास तौर पर आपने देखा आतंकियों को कैसे निशाना बनाया गया, ड्रोन के माध्यम से उनको घेरा गया, स्पॉट किया गया। और ये तस्वीर उनके रोने की, बिलखने की, तड़पने की वो तस्वीरें हमको दिखाई, क्योंकि भारतीय फौज के साथ लड़ना संभव नहीं है। और पोल के माध्यम से जो प्रश्न भी पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आते हैं। क्या प्रश्न था वो आपको बता दें। चुनाव से पहले हमलों के पीछे कोई साजिश है क्या? 90% लोग मानते हैं हाँ साजिश है और ये किया जा रहा है। तो ये हाल है जम्मू कश्मीर का।
लेकिन इसी खबर पर और भी जानकारी आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जहां पर एक तड़पता हुआ आतंकवादी नजर आया था वो हमने दिखाई, और एक और तस्वीर दिखाई जहां पर एक बिल्डिंग पर फायरिंग हो रही थी, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस खबर पर भी हमने आपके लिए ग्राफिक्स के माध्यम से क्या जानकारी लाई है वो भी दिखाने का आपको प्रयास करेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। वो क्या है जानकारी, आपको ये लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। सितंबर में आतंक का खात्मा। 9 सितंबर राजौरी के लाम सेक्टर में घुसपैठ के दौरान 2 आतंकी ढेर हो गए थे। ये सिलसिला आपको बता रहे हैं, सितंबर की बात। 11 सितंबर को उधमपुर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर जहन्नुम पहुंच गए। ये भी कठुआ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। 13 सितंबर की आपको बात हम बता रहे हैं। फिर 14 सितंबर बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकी ढेर यहां पर। ये लीजिए, अब तक कुल 97 आतंकी जो हैं घटनाएं हुई हैं 2024 में, आतंकवादी घटनाएं। कुल 22 वीर जवान, हमारे वीर भाई सपूत वीरगति को प्राप्त हुए, और आतंकी घटनाओं में 18 सिविलियंस की भी मौत हुई है। ये 2024 का हाल है। सेना ने 48 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उनको ऐसी मौत दी कि याद रखेगी उनकी आतंकी फौजें। सबसे ज्यादा जुलाई में 13 आतंकियों का खात्मा किया गया। 2024 की बात कर रहे हैं। कुल 97 आतंकी घटनाएं 2024 में होना थोड़ा चिंताजनक है। कुल हमारे वीर 22 वीर गति को प्राप्त हुए वीर जवान, हमारे वीर सपूत। 18 सिविलियंस की मौत की बात भी हमने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तस्वीरें इस खबर में भी आपको दिखाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति विसर्जन और जुलूस को कट्टरपंथी मुस्लिम पहले से ही निशाना बनाए हुए हैं। इस बीच कर्नाटक के बेंगलुरु से पुलिस का एक ऐसा अमानवीय चेहरा सामने आया जिससे सवाल उठने लगे हैं। कैदी वैन में बंद भगवान गणेश की हृदय विदारक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल 11 सितंबर को मांड्या में गणपति की मूर्ति पर पथराव किया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार मांड्या की घटना के विरोध में बेंगलुरु में हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के टाउन हॉल क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे 40 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने हिंदू प्रदर्शनकारियों से भगवान गणेश की मूर्ति ले ली और उसे कैदी वैन में रख दिया। कर्नाटक पुलिस के इस अमानवीय बर्ताव पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस वाहन में भगवान गणेश का यह दृश्य भयावह है। कांग्रेस हमारे देवताओं का अपमान करने और लाखों हिंदुओं की आस्था और विश्वास को कम करने पर क्यों तुली हुई है। ये देखिए, ये भगवान गणेश की मूर्ति है और सोचिए पुलिस को इसको ले जाना पड़ रहा है, और पुलिस वैन से भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। कैसे दिल को, ये देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कैसे पुलिस के वैन के अंदर गणेश भगवान की मूर्ति आप देखेंगे। ये बहुत दुखी कर देने वाला है। क्या पुलिस के पास कोई गाड़ी नहीं थी? उस गाड़ी में क्या इनको ले जाया नहीं जा सकता था? क्या और कोई तरीका नहीं था? और क्या जरूरी थी गिरफ्तारी? और ये सारी बातें, चलिए इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको हम बता देते हैं। क्या गणेश प्रतिमा को पुलिस वैन में डालना सही था? 99% लोगों ने कहा नहीं, पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए था। गणेश जी की प्रतिमा को पुलिस वैन में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए था। बात बांग्लादेश की चल रही है तो बांग्लादेश में महिलाओं की बात करना जरूरी हो जाता है। कट्टरपंथियों ने कट्टरता की पराकाष्ठा को पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए महिलाओं का सम्मान करना किसी सपने का पूरा होना जैसा ही है। बांग्लादेश ने ऐसी ही कुछ वीडियो जो हैं, बांग्लादेश की वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो सामने आ रही हैं, जहां सामने आती वीडियोस में आप देखेंगे कि महिलाओं को हिजाब और बुर्का ना पहनने के लिए पकड़ पकड़ कर बीच चौराहों पर लाठियों से पीटा जा रहा है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हमने कुछ पार्ट को ब्लर किया। ये देखिए, इस बहन को बुर्का ना पहनने के चलते बांग्लादेश में पीटा जा रहा है हरे डंडे से। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं को सिर्फ अपने मजहब का पालन ना करने के लिए पीटा जा रहा है, और इसमें से मजहब का पालन ना करने वालियों को तो छोड़िए, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को पीटा जा रहा है। यहां तक कि उनकी अस्मिता तक से खिलवाड़ की जा रही है। और ये जो आसपास बैठे तमाम नामर्द हैं, बांग्लादेशी नामर्द, उनकी तस्वीर भी आप देखिए,
जो वीडियो बना रहे हैं, एक बहन के साथ ऐसा हो रहा है, उन नामर्दों को भारत की तरफ से हम चूड़ियां भेज देंगे इन बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होते देखने के लिए। खिलवाड़ किया जाता हुआ। दर्शकों, हम बार बार कहते हैं कि यह है कट्टरपंथी इस्लाम का असली चेहरा और यही सच है। आप देख रहे हैं आज जिसको वो कट्टरपंथी इस्लाम का सबसे खतरनाक चेहरा है। महिलाओं के साथ क्या होगा? महिला इन भेड़ियों के बीच फंस रही है और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर तो माफी मंगा रहे हैं और ये देखिए डंडा इस आदमी ने अपने हाथ में उठा लिया है, मारने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पास, उस महिला के पास, ऐसी महिलाओं के पास केवल दो रास्ते होते हैं, या तो चुपचाप रहो और गुलामी का जीवन जियो, या इनकी मार और लाठियां खाओ या मारे जाओ। ये है कट्टरपंथी इस्लामियों का असली चेहरा। वे दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश एक नए तालिबान के रूप में सबके सामने आएगा, जहां महिलाएं महज एक वस्तु, सामान हो जाएंगी और उसका जीवन है या नहीं उसे खुद भी पता नहीं होगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी अब चुप क्यों बैठे हैं, ये भी हम आपसे सवाल पूछते हैं। इस्लामोफोबिया की बात करने वाले अब कहां हैं? कहां हैं अब वे सब लोग जो सेक्युलरिज्म का झंडा उठाए हर जगह नजर आ रहे थे? कहां है मानवाधिकार? क्या इन महिलाओं के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है? खैर, जब कोई बात नहीं करता तब मुद्दा उठाना जरूरी होता है और सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही ये काम करता आया है। और हम आपको कहेंगे कि बांग्लादेशी बहन बेटियों के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि ये बांग्लादेश इस वक्त का जो वहां की आवाम है, बेवकूफ आवाम है। उस पाकिस्तान का समर्थन करने वाले ये लोग हैं जिसने 71 की जंग आपको याद होगी, जिसमें भारत ने मदद की थी। पाकिस्तान आके इनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाता था, हर बांग्लादेशी को मारना चाहते थे, कौम का सफाया करना चाहते थे, एक भी बहन बेटी को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन पाकिस्तान के साथ अब ये बांग्लादेशी की आज की जमात वहां पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यह भी बांग्लादेश से जुड़ी खबर है। बांग्लादेश अब कौन सी चाल चल रहा है? शेख हसीना के बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने पहले अपने देश के एक आतंकवादी यानी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया। अब वही रिहा कैदी यानी रहमानी, जो कि अलकायदा से संबंधित है, कनेक्टेड है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कर्ज में डूबे बांग्लादेश के पास अब खाने के लिए पैसे नहीं हैं और कट्टरपंथियों की अराजकता तो चरम पर आ गई। पैसे नहीं होते लेकिन कट्टरपंथियों के पास सब कुछ है। लेकिन इन सब के बावजूद वहां बैठे जिहादियों में आखिर ऐसी किस बात की अकड़ और घमंड है जो बर्बादी के तह में डूब जाने के बाद भी भारत को आंख दिखा रहे हैं? रहमानी का कहना है कि भारत सरकार बांग्लादेश को सिक्किम या भूटान ना समझे। अगर भारत ने बांग्लादेश की ओर एक कोई कदम बढ़ा दिया तो हम चीन से कहेंगे कि वे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आगे बढ़ाए और हम भारत की चिकन नेक काट देंगे। रहमानी, एक बात सुनो और समझो कि भारत एक शेर है। आपकी ही बिरादरी के शायर ने कहा है कि जन्नत की हकीकत तो सबको मालूम है, पर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो रहमानी, ये खोखली धमकी अपना मन बहलाने के लिए देते रहो, क्योंकि इन गीदड़ धमकियों से, भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। क्या है पूरा मामला? हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। बांग्लादेश की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कर्ज में डूबे बांग्लादेश के पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है और कट्टरपंथियों की अराजकता तो चरम पर ही है। लेकिन इन सब के बावजूद वहां बैठे जिहादियों में आखिर ऐसी किस बात का अकड़ और घमंड है जो बर्बादी के तह में डूब जाने के बाद भी भारत को आंख दिखा रहे हैं? बांग्लादेशी आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी ने अब भारत को एक खोखली धमकी दे डाली है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत विरोधी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। हाल ही में मामला चरमपंथी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ा हुआ है, जो अलकायदा का एक समूह है और भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय है। इस संगठन के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। रहमानी का कहना है कि भारत सरकार बांग्लादेश को सिक्किम या भूटान ना समझे। अगर भारत ने बांग्लादेश की ओर कदम बढ़ाया तो हम चीन से कहेंगे कि वह भारत के एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर बढ़े। हम भारत की चिकन नेक ही काट देंगे। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की चिकन नेक कहा जाता है। रहमानी सिर्फ इतना बोलकर ही नहीं रुका। रहमानी ने आगे कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कहेंगे कि वे अपनी आजादी के लिए लड़े, कश्मीरियों से कहेंगे कि वे अपनी आजादी के लिए लड़े और कश्मीर की आजादी के लिए हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मदद लेंगे। भारत में स्थित सिखों से भी कहेंगे कि वे अपनी आजादी के लिए लड़े। बंगाल का जिक्र करते हुए रहमानी ने कहा कि हम ममता बनर्जी से कहेंगे कि वे बंगाल से मोदी का राज खत्म करके एक स्वतंत्र बंगाल घोषित करें।
बांग्लादेश किसी से टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने चुनौती दी तो हम जंग के मैदान में खड़े होंगे। भारत को धमकी देते हुए रहमानी ने कहा कि अगर भारत हमारे देश को चुनौती करता है तो हम इस्लाम की रक्षा के लिए भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसने आगे कहा कि वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में तौहीद का झंडा लहराएगा। जैसे हम शेख हसीना के खिलाफ खड़े हुए, वैसे ही हम भारत के खिलाफ भी खड़े होंगे। रहमानी 2013 में बांग्लादेश के एक नास्तिक ब्लॉगर की हत्या के मामले में बंद था और उस पर आरोप था कि उसने ब्लॉगर की हत्या के लिए लोगों को उकसाया था और एक दिन पहले ही उसकी रिहाई हुई है। खैर, आतंकी है, अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला है। पर ख्यालों में भारत के टुकड़ों का सपना देखने वाले रहमानी, इतना जरूर जान लेना कि तुम्हारे बांग्लादेश में तो बिजली भी भारत की दी हुई है। रूस का कर्ज चुकाना है। अपना जिहादी दिमाग अगर उस ओर लगाएंगे तो बेहतर होगा। रही बात चिकन नहीं काटने की, तो ये रहमानी भी ये समझ ले कि ये भारत है, कटोरा लेकर चलने वाला पाकिस्तान और बर्बाद बांग्लादेश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पहली बात तो इनको बता दें कि ये चिकन नेक नहीं है, ये टाइगर का नेक है। अगर इस नेक के पास आओगे तो तुम्हारी गर्दन दबोच ली जाएगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश तो छोड़ दो, अभी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ऐसी बात कर सको और सोच सको। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं। रहमानी की धमकी पर भारत को जवाब देना चाहिए। 93% लोग कहते हैं जवाब दे देना चाहिए। 7% लोग नहीं मानते, जवाब नहीं देना चाहिए। छोड़ दो बांग्लादेश की इतनी। हम बात करेंगे लोगों के प्रति सुदर्शन न्यूज की जिम्मेदारी की। पिछले 12 सालों से पुणे में रास्ते की खराब हालत के चलते विकास में बाधा आ रही थी। तब सुदर्शन न्यूज का डिजिटल मंच सुदर्शन मराठी इस समस्या को प्रमुखता से दिखाने वहां पर पहुंचा। वो खबर हमने दिखाई। इसका असर ये हुआ कि इस क्षेत्र से हटने का मन बना चुकी कंपनी ने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि प्रशासन ने सुदर्शन न्यूज की खबर का संज्ञान लिया। ये हमारी जिम्मेदारी थी सरकार तक संदेश पहुंचाना। यूनाइटेड क्रेन कंपनी क्षेत्र में ऐसी कंपनी है जिससे 400 से 500 मजदूरों की रोजी रोटी चलती है, उनका घर चलता है, जिनकी नौकरियों पर संकट मंडरा रहा था क्योंकि रास्ते बेहद खराब थे। हमारी रिपोर्टिंग के बाद प्रशासन और सरकार ने इस पर तेजी से ध्यान दिया और रास्ते के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस खबर से स्थानीय किसानों और निवासियों में भी खुशी का माहौल है। 15 मीटर चौड़ा और 1600 मीटर लंबा ये रास्ता जल्द ही पूरा होगा, जिससे स्थानीय निवासियों और कंपनियों के कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि भाई खबर का असर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, किसी और चैनल ने नहीं दिखाया, सब अजीबोगरीब खबरें आपको दिखा रहे हैं, आपके हित की खबर नहीं दिखा रहे। लेकिन हमने आपके हित की खबर दिखाई, कंपनी को वहां से जाने से बचाया। सोचिए, अगर ये चले जाते तो 400-500 छोड़िए, 400-500 परिवारों की रोजी रोटी चली जाती, क्या हाल होता। वो वहां से छोड़ के किसी और जगह जाना चाहते थे, केवल एक सड़क के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सुदर्शन न्यूज ने ये खबर दिखाई, असर ये हुआ कि वहां पर सड़क बनी। सरकार भी तो यही चाहती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपके घर के आसपास टूटी सड़कें दिखें, आपको ऐसा लगता है कि इसको बनाना चाहिए, तो सरकार भी तब सामने आएगी जब आप अपने हक की आवाज उठाएंगे, वीडियो भेजेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सुदर्शन न्यूज को ये वीडियोस भेजें और हम प्रमुखता से ये खबरें आगे पहुंचाएंगे और आपकी हित की बात सरकार तक पहुंचाएंगे। सर्वात प्रथम सुदर्शन न्यूज चॅनलचे आम्ही धन्यवाद मानतो। त्यांनी सर्वात प्रथम जी सुदर्शन न्यूजने जी बातमी कळवली आणि त्या बातमी कळवल्यानंतर सुदर्शन चॅनलची जी बातमी कळवली दोघांमध्ये गेली, त्याची प्रशासनाने आमची दखल घेतली। दखल घेतल्यामुळे हे आज रोडचे काम सक्सेस झाले, रोडचे बांधकामाला सुरुवात झाली। त्याबद्दल आम्ही सुदर्शन न्यूज चॅनलचे खूप आभारी आहोत आणि सुदर्शन न्यूज चॅनलला आम्ही धन्यवाद देऊ इच्छितो। धन्यवाद। तो
तो सुदर्शन न्यूज़ को धन्यवाद करते हुए कंपनी के मालिक की ये तस्वीर आपने देखी। धन्यवाद, आप हमारा मत करिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम जनता की हक की बात उठा सकें, लोगों की हक की बात उठा सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी पत्रकारिता का धर्म है, जिसे हम बखूबी निभाना जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। वंदे भारत ट्रेन ने देश में यात्रा को और सुगम बनाने का काम किया है। देश के अलग अलग शहर को वंदे भारत ट्रेन के जरिए कनेक्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर जा रहे हैं। वे झारखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वे संथाल परगना से शुरू होने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों को जमशेदपुर से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही जमशेदपुर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ दिनों पहले सुदर्शन न्यूज ने आईसीएफ चेन्नई से रिपोर्ट दिखाई थी, जहां वंदे भारत कोच का निर्माण किया जा रहा था। आज 27 साल की ऋतिक तिर्के से मिलते हैं, जो झारखंड की आदिवासी मूल की बहन बेटी है, हमारी लड़की है और वंदे भारत को दौड़ाएगी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर आप देखिए, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की, और ये चलाएंगी इस ट्रेन को। और ये तस्वीर आप देखिए तो हमारी बहन बेटियों का सम्मान तो है ही, खास तौर पर योगदान भी आप देखिए वंदे भारत ट्रेन को लेकर आगे बढ़ता हुआ भारत और ये बढ़ते भारत की तस्वीर। करेंगे ज्ञानवापी की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कह दिया। उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित ज्ञानवापी का मुद्दा फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के जरिए इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सीएम योगी ने ज्ञानवापी मामले पर बयान देते हुए कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं जो वहां पर मौजूद हैं, इसका मतलब ये प्रतिमाएं प्राचीन हैं। प्राचीन प्रतिमाओं का अर्थ यही है कि ये पहले से यहाँ पर मंदिर था और ये मंदिर की हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। इससे भी बड़ी बात तो सीएम योगी ने बोली, वो ये कि मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। सीएम योगी ने इस मामले के समाधान के लिए मुस्लिम समाज के आह्वान के साथ एक सवाल भी किया। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा है। दरअसल इस पूरे बयान में सीएम योगी का प्रहार औरंगजेब की गलतियों पर था, जिस पर एक बार फिर सीएम योगी ने पर्दा उठा लिया है, क्योंकि जिस जगह ज्ञानवापी का निर्माण हुआ था उस जगह पर विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं यानी ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं से लिया गया। यही कारण है कि सीएम योगी ने कहा कि भाई मुस्लिम समाज की गलती है, अब उसको सुधारना चाहिए। रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देवी प्रतिमाएं हैं, यह प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसीलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा था। आपको बता दें कि सीएम योगी की ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मुद्दे पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल
जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, कोई भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से कहा गया, और ये मुद्दा बार बार हम आपको कहते हैं उठाया जाता है, और मुस्लिम समाज की भी तो जिम्मेदारी है। औरंगजेब ने जो गलती की भाई उसका सुधार, उसकी गलती की जो भुगतान है वो आज का मुसलमान क्यों करना चाहता है, उसको समझना चाहिए। जो कि सनातन है, भारत का है, हिंदुओं का है, हिंदुओं को दे देना चाहिए। चलिए आज का एक मुख्य मुद्दा, अंत का मुद्दा भी कहूंगा तो गलत नहीं, शब्दों से भावनाओं को प्राण देती है हिंदी। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। एक कविता हमने हिंदी के ऊपर, हिंदी दिवस के ऊपर हमारी टीम के द्वारा लिखी गई है, आपको वो सुनाता हूं। शब्दों से भावनाओं को प्राण देती है हिंदी, मां की ममता, पिता का प्रेम देती है हिंदी। संवेदनाओं की झोली में स्वर समान है, आप तो है ही अपना, तू भी आदर समान है। प्यार में भोला सा चेहरा है, डांट में सीख का पहरा है। हिंदी की ओढ़ है मशाल, विश्व की उड़ान है। कश्मीर का स्वर्ग, केरल का नृत्य है हिंदी। कच्छ का रण, अरुणाचल का राग है हिंदी। देश का रंग, तरंग, मृदंग, मलंग, हुड़दंग संलग्न है हिंदी। हंसी में हरि तो रोने में राम है हिंदी। क्योंकि शब्दों से भावनाओं को प्राण देती है हिंदी, मां की ममता, पिता का प्रेम देती है हिंदी। आज पूरे देश में हिंदी दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक खास वीडियो संदेश जारी किया। बता दें कि अपने संदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी ने हमेशा से ही एक समृद्ध और प्रगतिशील भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। चलिए, अंत था हिंदी दिवस से, लेकिन एक नई शुरुआत है हिंदी की पुनः, क्योंकि कल फिर आएंगे और ऐसे ही नए मुद्दे आपके लिए लाएंगे। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।